नमस्कार साथियों, आप लोग को पीसीएस एग्ज़ाम में स्वागत है। आज आप लोग को साल भर का करंट जो कि उत्कर्ष का पीडीएफ है, उसके माध्यम से आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ और अदर्स एग्ज़ाम के लिए इस साल भर का करंट अफेयर है जो आपके लिए लेके आए हैं। एकदम शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो और यहीं से हर प्रश्न का आपको आंसर मिल सके। देखते हैं, पहले देख लीजिए इसमें क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या है। इसमें हमें पढ़ना है नोबेल पुरस्कार, ब्रिक्स, रबी फसलों का एमएसपी, खरीफ फसलों का एमएसपी, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, वार्षिक आम बजट 24-25, उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, लोकसभा का चुनाव परिणाम, 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम, नए भारतीय आपराधिक कानून, 9 राज्यों के नए राज्यपाल, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक, प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजन प्रबंधक और उपयोग। और हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण पढ़ना है, वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट पढ़ना है, बाघ स्थिति रिपोर्ट पढ़ना है, भारत में हिंद तेंदुआ गणना, भारत में तेंदुआ गणना पढ़ना है हमें, यूपी राज्य पक्षी सारस की गणना, अंतिम खनिज आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार, 96वां ऑस्कर पुरस्कार, आईफा अवार्ड पढ़ना है, पेरिस ओलंपिक 2024 पढ़ना है और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 पढ़ना है, T20 पुरुष विश्व कप 2024, महिला एशिया कप 2024, विंबलडन 2024 पढ़ना है, यूएस ओपन 2024 पढ़ना है। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण इंडेक्स पढ़ना है और करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर को हम लोग मंथली से लेते हुए अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे हम नोबेल पुरस्कार से। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे से। नोबेल पुरस्कार, पहले नोबेल पुरस्कार की परिचय देखते हैं, यह शुरुआत कैसे हुआ और किस सन में हुआ। नोबेल पुरस्कार का जो परिचय है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा 1896 में स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार 1901 में मिला था और हर वर्ष वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है जो कि यह पुरस्कार, और किस श्रेणियों में दिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछ लेता है नोबेल पुरस्कार किन किन विभागों में दिया जाता है। तो हम ये श्रेणियाँ है, शांति में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन विज्ञान में दिया जाता है, शारीरिक या चिकित्सा विज्ञान में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है, जो कि अर्थशास्त्र में यह 1968 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका चयन प्रक्रिया जो है योग्य व्यक्तियों द्वारा नामांकन किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए समिति बैठती है और अक्टूबर में घोषणा किया जाता है। प्रत्येक अक्टूबर में हर साल वार्षिक जो है इसका रूप से प्रदान किया जाता है, अक्टूबर में घोषणा किया जाता है। तो देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 में किन किन को प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार 2024 जो आर्थिक विज्ञान है, आर्थिक विज्ञान में जो दिया गया है डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। याद कर लीजिए नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं नोबेल पुरस्कार जो कि हर एग्जाम में आते हैं। क्या है, आर्थिक विज्ञान में दिया हुआ है डेरान हेस मोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्स को दिया गया।
किस लिए दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय पूछ लेता है कभी का। तो संस्थाएं कैसी बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है। और साहित्य में देखते हैं, साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, हान कांग को दिया गया है। ठीक है। विषय क्या था, गहन काव्यात्मक गद्य ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता के लिए दिया गया। किस में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गहन काव्यात्मक गद्य ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसको, हान कांग को साहित्य में। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शांति जो है निहिन हिडाक्यो जापान संगठन को दिया गया। किसको दिया गया है, निहोन हिडाक्यो जापान को दिया गया है। विषय क्या था, परमाणु हथियारों से मुक्ति विश्व। विषय क्या है, परमाणु हथियारों से मुक्ति या मुक्त विश्व। अगला है रसायन विज्ञान के लिए डेविड वेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम और जम्पर को दिया गया। कितना लोग को दिया गया, देख लीजिए, 1 2 3 और 4 लोग को रसायन विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार है। किसको दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम और जम्पर को दिया गया है। विषय क्या है, कम्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन और एसआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला है भौतिक के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है, जॉन जे हायफील्ड जेफी ई हीटन को दिया गया। नाम याद कर लीजिएगा, विदेशी नाम है, जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हीटन को दिया गया है। किसके में दिया गया, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और मशीन लर्निंग में योगदान के लिए, यह योगदान में भौतिकी विज्ञान के लिए दिया गया है। अगला है मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो दिया गया है, किसको दिया है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकून को दिया गया है। विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुवकून को दिया गया है। विषय क्या है, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियम में भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में भूमिका के लिए यह प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर परीक्षा में आएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आयोजन स्थल बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कभी कभार, आयोजन स्थल कहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल कहाँ किया गया है, तो ये है किया गया है कजान रूस में। कहाँ किया गया है, कजान रूस में। संक्षिप्त नाम क्या है, विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह। ठीक है। ये नामकरणता कौन है इसका, 2011 में जिस ओनील द्वारा ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था। औपचारिक रूप क्या है, 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी। प्रतिवर्ष आयोजन होता है, 2009 से प्रारंभ है। दक्षिण अफ्रीका जो है दिसंबर 2010 में ब्रिक्स में आमंत्रित किया गया और इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ठीक है। नए सदस्य 2023 में जुड़े हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है। वैश्विक हिस्सेदारी विस्तार से पहले वैश्विक जनसंख्या के लिए बात होती है, वैश्विक जीडीपी में बात होती है और वैश्विक व्यापार 16% जो है इस पर हिस्सेदारी की से बात होती है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन बहुत ज़रूरी है, जो एग्जाम में ख़ास तौर पे यह पूछ लेता है कि कहाँ पे आयोजन किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है आयोजन इसका कजान रूस में। और ये इम्पॉर्टेंट है 2023 में कितने सदस्य उसमें नए सदस्य ग्रहण किए हैं, याद कर लीजिएगा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई। ठीक है। अब आगे देखते हैं,
रबी फसलों का एमएसपी रुपये प्रति क्विंटल 16 अक्टूबर 2024 में जो यह दिया हुआ है रिपोर्ट है। देखते हैं गेहूं जो है 2025 और 26 में 2425 और 2024 और 25 में था 2275। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन प्रतिशत जो हुआ है 6.59%, मतलब 150 रुपया, 150 रुपया। परंतु आपको सिर्फ देखिए कुल तो याद हो नहीं पाएगा, यदि कुल याद कर देते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं याद करते, सिर्फ याद कर सकते हैं कितने प्रतिशत परिवर्तित हुआ है। जो है 2025-26 के लिए 1980 रुपया और 2024-25 के लिए 1850 रुपया, 7.03%, 130 रुपया इसका परिवर्तन हुआ है। चना 5650 रुपया 2025-26 के लिए और 24-25 के लिए 5440 रुपया, इसका परिवर्तन हुआ है 3.86%, मतलब 210 रुपया। मसूर 6700 24-26 के लिए और 24-25 में 6425 रुपया हुआ है, जो कि इसका परिवर्तन प्रतिशत में हुआ है और रुपया में हुआ है 4.28%, 275 रुपया। सरसों 5950 रुपया 2025-26 के लिए है और 24-25 में हुआ है 5650 रुपया, इसका परिवर्तन हुआ है 5.31%, 300 रुपया। कुसुम 5940 रुपया 25-26 के लिए, 24-25 में इसका हुआ है 5800 रुपया, जो कि परिवर्तन हुआ है 140 रुपया। विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी खरीफ फसलों का एमएसपी रुपये प्रति क्विंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फसल 2024-25, 2023-24 परिवर्तन रुपया दर। चलिए नाम देख लेते हैं। धान जो है 2300 में है, किस में था 2300 में, ध्यान दीजिएगा 24-25 में, ठीक है, कितना हुआ है 2300। धान ग्रेड ए 2320, ज्वार हाइब्रिड 3371, ज्वार जो है मालदंडी 3421, बाजरा 2625, रागी 4290, मक्का 2225, मक्का, तुअर अरहर 7550, मूंग 8682, उड़द 7400, मूंगफली 6783, सूरजमुखी के बीज 7280, सोयाबीन पीला 4892, तिल 9267, नाइजर सीड 8717 रुपया। जो है देखिए, हम सिर्फ आपको 2024-25 के लिए बता रहे हैं, यह आपको याद कर लेना है। नहीं याद है मगर 2-3 पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा जो ऊपर का दिया हुआ है, जिससे एग्जाम में पूछे तो दिक्कत आपको ना हो। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आर्थिक सर्वेक्षण से एग्जाम में चाहे आर हो, चाहे ए आर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे अदर्स स्टेट को हो, उसमें आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पूछता है। तो देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के लिए। चलिए और जूम कर देते हैं हम, जैसे आपको स्पष्ट दिखाई दे। आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। चलिए पहला पॉइंट बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल जो घरेलू उत्पादन की वृद्धि हुई है वह है 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। ध्यान समझिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 24 के लिए 2024 के दौरान चालू खाता जो घाटा CAD सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2023 में घरेलू सकल उत्पादन के 2.0% घाटे से बेहतर है। तीसरा पॉइंट है, संग्रहित कर का 55%
प्रत्यक्ष करों से तथा शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। इम्पॉर्टेंट है। संग्रहित मतलब होता है इकट्ठा करना, जिससे हुआ है 55% प्रत्यक्ष करों से हुआ है और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ है। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर यथास्थिति बनाए रखने का अनुमान लगाया है। कितना भाई, फिर सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर यथास्थिति बनाए रखा है। भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में चीन के बाद, इम्पोर्टेंट है, चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। भारत जो है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पे आ गया, मतलब दूसरे स्थान में उभरता हुआ है। अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2024 में 2028 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज की गई है। इम्पोर्टेंट है, वित्त वर्ष 2024 में 2028 तक जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज की गई है। इम्पोर्टेंट है। अगला है, IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के जो है द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार हुआ है, जो 139 देशों में 2018 के 44वें स्थान से बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना भाई, 139 देशों में 2018 में 44वें स्थान पर था, अब वह बढ़कर 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है। भारत वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक निर्यात बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर रहा है। वैश्विक वस्तु निर्यात में इसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% थी, जबकि वित्त वर्ष 2020 के दौरान यह औसतन 1.7% थी। वित्त वर्ष 24 में भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से IT, सॉफ्टवेयर सेवाओं और अन्य व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि हुई है। भारत विश्व स्तर पर शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। भारत का विदेशी ऋण पिछले कई वर्षों से टिकाऊ बना हुआ है तथा मार्च 2024 के अंत में विदेशी ऋण GDP अनुपात 18.7% पर पहुंच गया है। आगे देखते हैं इसका। 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। इसके अलावा देश ने 2005 के स्तर की तुलना में 2019 में अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता में 33% कमी आई है। PM आवास ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 9 वर्षों में 10 जुलाई 2024 तक गरीबी के लिए 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। PM आवास ग्रामीण के लिए पिछले 9 वर्षों में गरीबी के लिए 2.63% घरों का निर्माण किया गया है।
पिछले 6 वर्षों में भारतीय श्रम बाजार संकेतकों में सुधार हुआ है, जिससे 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी जो है 2022-23 में जो दर था वो घटकर 3.2% हो गई है पिछले 6 वर्षों में। PLFS के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवा क्षेत्र में तथा 13.0% निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। पिछले 5 वर्षों में कोयले का आयात कम हुआ है। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ मात्रा में दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। वैश्विक स्तर पर भारत का सेवा निर्यात 2022 में विश्व के वाणिज्य सेवा निर्यात का 4.4% रहा। भारत में विमानन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि दर हुई। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वार्षिक वृद्धि हुई। भारतीय रेलवे में यात्री यातायात में पिछले वर्षों की तुलना में 2024 में लगभग 5.2% की वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे में जो यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2024 में 5.2% की वृद्धि हुई। पर्यटन उद्योग में 2023 में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन का आगमन हुआ, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 43.5% वृद्धि हुई। आगे देखते हैं। भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई, जो वित्त वर्ष 2015 में 1000 से अधिक केंद्रों से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 तक 1580 से अधिक केंद्र हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किमी प्रतिदिन से लगभग 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में लगभग 34 किमी प्रतिदिन हो गई है। आगे देखते हैं। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77% की वृद्धि हुई है और जिसमें नई लाइनों के निर्माण हुआ है। आमान परिवर्तन और दोहरीकरण में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का स्थान 2014 में 44वें स्थान पर से सुधर कर 2023 में 22वें स्थान पर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत का स्थान 2014 में 44वें स्थान से सुधर कर 22वें स्थान पर आ गया है। मिशन लाइफ मानव प्रकृति सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है तथा वैश्विक जलवायु परिवर्तन समस्या के मूल में निहित उपभोग के स्थान पर सचेत उपभोग को बढ़ावा देता है। अन्य तथ्य देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में केवल 51% स्नातक युवा ही बेरोजगार योग्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में केवल 51% स्नातक युवा ही बेरोजगार योग्य हैं। भारत के कार्यबल की औसत आयु 28 वर्ष है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2023-24 में शिक्षा पर व्यय बजट अनुमान से 60,000 करोड़ कम था। ग्रामीण विकास और शिक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पादन के 2.8% पर मंडरा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा 2014
15 में GHE के 51.3% से बढ़कर 2019-20 में 55.9% हो गया है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार महत्वपूर्ण उत्पादकता हानि से जुड़ी हुई है। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए बजट आवंटन में 218.8% की वृद्धि हुई है। कुल केंद्रीय बजट में लिंग बजट का हिस्सा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6.5% हो गया है। देश का रक्षा उत्पादन 2016-17 में 74,025 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 108,685 करोड़ हो गया है। 1,08,685 करोड़ हो गया है। रेलवे में सुरक्षा संबंधी मुद्दा चिंता का विषय है और सुरक्षा संबंधी कार्यों में सीमित प्रगति देखी गई है। कवच प्रणाली के केवल दक्षिण मध्य रेलवे में ही लागू की गई, जो रेलवे नेटवर्क का 2.14% है। अब देखते हैं वार्षिक आम बजट 2024 और 25 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे यह आम बजट से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप इस क्लास को पूरी तरह देखते हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियो प्राप्त होते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। वार्षिक आम बजट 2024 और 25। व्यय, पहला क्या है? व्यय। सरकार द्वारा 2024-25 में 48,20,512 करोड़ रुपया। कितना भाई? 48,20,512 करोड़ रुपया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 48,20,512 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना सरकार जो है कितना 2024 और 25 में कितना रुपया खर्चा कर रहा है, तो याद कर लीजिएगा 24-20-512 करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान है, जो 2023-24 में वास्तविक व्यय से 8.5% अधिक है। कितना भाई? 8.5। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। 2023-24 की तुलना में 8.5% की अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का 24% और राजस्व प्राप्ति का 37% है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः एक बार देखते हैं इसको क्या कर रहा है। यह व्यय सरकार द्वारा 2024 और 25 में 48,20,512 करोड़ रुपये खर्चा करने का अनुमान है, जो 2023 और 24 में वास्तविक व्यय से 8.5 मतलब 8.5% अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय का जितना व्यय करते हैं उसका 24% और राजस्व प्राप्तियाँ जितना राजस्व प्राप्त करती है सरकार हर स्टेट से, मतलब जहाँ से प्राप्त करती है उसका 37% खर्चे करने का अनुमान है। अगला हेडिंग है प्राप्तियाँ। देखिए जो सरकार है बजट में बताया गया है कहाँ कहाँ से यह प्राप्त करती है। तो 2024 और 25 में प्राप्तियाँ जो है उधार के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उधार के अलावा कितना प्राप्त कर, देखिए अलावा है 32,07,200 करोड़ रुपया। हम ऐसे याद कर सकते हैं 32,07,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। मतलब 2024 और 25 में प्राप्तियां जो है वह है 32,07,200 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2023 और 24 के तुलना में प्राप्तियों से 15% अधिक है। कह रहा है जो कि 2024 और 25 में 32,07,200 करोड़ रुपया प्राप्तियां हैं, जो 2023 और 24 में प्राप्तियों से 15% अधिक है। कर राजस्व जो
जो प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है। जो कर राजस्व होता है वो प्राप्तियों का बहुत ही प्रमुख हिस्सा होता है। अभी आगे देखते हैं, देखेंगे कहाँ से कितना पैसा आता है और कहाँ दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। में जो 2023-24 में प्राप्तियों की तुलना में 11.11% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। यह इसका जो मेन है, क्या कह रहा है। अगला है जीडीपी। सरकार ने 2024-25 में 10.5% की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। कितना लगाया गया है? अनुमान है 10.5% की जीडीपी जो है सरकार ने अनुमान लगाया है वृद्धि दर होने का। ठीक है, आगे देखते हैं घाटा। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कभी काल घाटा ही पूछ लेता है, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे, आपको किसी प्रकार से करंट अफेयर साल भर का दिक्कत नहीं होगा। अगला है घाटा। घाटा 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% रहने का लक्ष्य है। कह रहा है हमारा अच्छा जीडीपी कितना है? 10.5%। ठीक है, तो उसमें से कह रहा है राजस्व घाटा जो है जीडीपी का, जो हमारा राजस्व घाटा है जीडीपी का 1.8% रहने का लक्ष्य है। यह 2023-24 में जीडीपी के 2.6% के वास्तविक राजस्व घाटे से कम है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 और 25 में क्या है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% रहने का लक्ष्य है, जो 2023-24 में जीडीपी के 5.6% के वास्तविक राजकोषीय घाटा से कम है। नई योजनाएं, सरकार द्वारा नई योजनाएं की भी जो की गई, देखते हैं अगला हेडिंग। नई योजनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग को जो नई योजनाएं हैं उसमें किसको कितना करोड़ रुपया दिया गया है उसी के बारे में बात कर रहा है। नई योजना चालू की गई सरकार द्वारा, तो आर्थिक मामलों में जो दिया गया है विभाग के 62,593 करोड़ रुपया। कितना? 62,593 करोड़ रुपया दिया गया। आवंटित मतलब होता है उस पर दिया जाना। राजकोषीय घाटा है 4.9%, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजकोषीय घाटा पूछे तो 4.9%, अवधि राजस्व घाटा जीडीपी का पूछे तो 1.8%। मुद्रास्फीति रहेगा 5.4%। कितना रहेगा? 5.4% मुद्रास्फीति 2023 के लिए। फोकस क्षेत्र है किस पर फोकस किया गया है? किसान, गरीब, महिलाएं, युवा पे फोकस किया गया है। किस पर फोकस क्षेत्र किस पर है? किसान, गरीब, महिलाएं, युवा पर। इसका बजट का थीम क्या था? रोजगार। बहुत इंपॉर्टेंट, बजट जरूर, इसका थीम जरूर पूछ सकता है। तो इसका थीम देखते हैं। थीम इसका क्या है? रोजगार, मध्यम वर्ग, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। बहुत इंपॉर्टेंट है यह थीम इसका। किसका? जो हमारा बजट पेश किया गया था उसका थीम देख लेते हैं क्या है। पहले देख लेते हैं राजकोषीय घाटा क्या है? 4.9 है। मुद्रास्फीति कितना है? 5.4 है। विकास किस क्षेत्र का क्या है? किसान, गरीब, महिला और युवा के लिए है। और उसका थीम क्या है? रोजगार, मध्यम वर्ग, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। आगे देखते हैं। बजट में सरकार ने निम्नलिखित सामग्रियों पर सीमा शुल्क में कमी कर आम जनता को राहत प्रदान करने की घोषणा की गई है। देखिए क्या क्या भाई प्रदान किया गया है, देखते हैं। कैंसर की 3 और दवाइयों की, कैंसर की जो 3 और दवाई बनी हुई है को सीमा शुल्क से पूरी तरह छोड़ दी गई है। सीमा शुल्क मतलब होता है जैसे आप किसी भी विदेश से आती है या कोई एक देश से दूसरे देश जाता है, उसके बीच में जो सीमा शुल्क लगता है उसको छोड़ दी गई है। या ऐसा कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जब आता है तो वहाँ सीमा शुल्क दिया जाता है। उस सीमा शुल्क के
में क्या की छूट गई है, किस पर? कैंसर के 3 दवाओं पर, ठीक है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% तथा प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इस बजट में सरकार द्वारा सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है और प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। अगला है झींगा और मछली के भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट। झींगा और मछली के भोजन पर BCD को घटाकर 5% कर दिया गया है। किसको? BCD को। सौर सेल और पैनल के विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं को छूट की गई है। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से छूट की गई है। वित्तीय परिसंपत्तियों के अल्पकालिक लाभ पर 20% दर पर कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ 12.5% की कर दर लागू रहेगा। आगे देखते हैं वित्तीय परिसंपत्ति पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष की गई है। सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एजीएल टैक्स समाप्त किया गया है। कौन सा टैक्स समाप्त किया गया है? एजीएल टैक्स। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% की घटाकर 35% कर दिया गया है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट है, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पैसा कहाँ से आता है और रुपया कहाँ का, मतलब रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ चला जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं उधार तथा अन्य देयताएँ 27% से आता है। कहाँ आता है? 27% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधार तथा अन्य देयताएँ 27%, आयकर से 19% आता है, निगमन कर से 17% आता है, GST से और अन्य कर से 18% आता है और अन्य से 19% आता है। याद कर लीजिए पुनः, उधार से आता है 27%, आयकर से आता है 19%, निगम से आता है 17%, GST से आता है 18%, अन्य से आता है 19%। और जाता है कहाँ पे है? करों में जाता है राज्यों का हिस्सा। करों में जाता है राज्यों से का हिस्सा 21%। केंद्रीय क्षेत्र योजना में जाता है 16%, ब्याज भुगतान में जाता है 19%, रक्षा में जाता है 8% और अन्य में जाता है 36%। पुनः देखते हैं, करों में जाता है 21%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जाता है 16%, ब्याज भुगतान में जाता है 19%, रक्षा क्षेत्र में जाता है 8%, अन्य क्षेत्र में जाता है 36%। आगे देखते हैं, यहाँ पर विभागवार आवंटन दिया हुआ है, मतलब कहाँ पे कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। रक्षा में दिया गया है 4,54,773 करोड़ रुपया। ये सब करोड़ में है, कितना मोटा मोटी आप याद कर ले सकते हैं, 4.5 लाख रुपया, लगभग 4,54,773 रुपया। ग्रामीण विकास में दिया है 2,65,808 रुपया। गृह मंत्रालय में दिया गया है, आवंटित किया गया है 1,50,983 रुपया। शिक्षा में दिया गया है 1,25,638 रुपया। स्वास्थ्य में दिया, इसका खर्चा किया गया है, मतलब दिया गया है 89,287 रुपया। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2,05,250 रुपया किया गया है। मनरेगा में किया गया है 86,000 रुपये करोड़। जल जीवन मिशन में 70,163 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जरूरी है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 60,000 करोड़ रुपया,
जल जीवन मिशन में 17,163 करोड़ रुपया, मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख लगभग, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक खेती में कितना किया गया है। अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों के प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी तथा जिसे प्रमाणीकरण और बॉन्डिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगला हेडिंग है आपका प्रधानमंत्री पैकेज रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं। स्कीम ए, स्कीम बी, स्कीम सी देखते हैं। पहले स्कीम ए देखते हैं। सभी नए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में प्रदान किया जाएगा। 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, बहुत ज़रूरी है। स्कीम एक तरह एग्जाम पूछ लेता है तो आप बताएंगे 1 महीने का वेतन 15,000 रुपये तक की 3 किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ उसको दिया जाएगा और 210 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। स्कीम बी के अंतर्गत पहली बार जुड़ने वाले कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। पहले 4 वर्षों के लिए निर्दिष्ट वेतनमान में EPFO अंगदान के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन है। 30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। स्कीम सी की तरह सरकार सभी नई नियुक्तियों के लिए 2 वर्षों तथा नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह के EPF को अंशदान की प्रतिपूर्ति करेगी। 50 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणामोन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पूर्वोत्तर विकास विरासत भी। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी भागों के राज्यों के लिए योजना बनाई गई है। गया में औद्योगिक नोड विकास के साथ अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारों विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गाँवों को कवर करते हुए जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, जिससे 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। कहाँ पे, पूर्वोत्तर में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता व्यवस्था की गई। किसको भाई, आंध्र प्रदेश की। पोलावरम सिंचाई परियोजना का पूरा होना, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। आंध्र प्रदेश की पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 2024-25 में 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारों पर कामपोर्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारों पर वर्कर्स नोड में पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसी आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना है। मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी के अंतर्गत सीमा को वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल। भारत लघु रिएक्टर की स्थापना। भारत लघु रिएक्टर के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा मॉड्यूलर रिएक्टर और परमाणु ऊर्जा की नई औद्योगिकियां 60 क्लस्टरों में निवेश, ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा,
प्रदान करना। अगले चरण में 10 क्लस्टरों तक विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं, पंप स्टोरेज नीति है। अगला हेडिंग है पंप स्टोरेज नीति। 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए PMGSY चरण 14 शुरू की गई है। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। कह रहा है जो विष्णुपद मंदिर है कॉरिडोर है, महाबौद्धिक मंदिर कॉरिडोर है, उसका जो विकास होगा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। अगला देखते हैं, राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी जो हिंदुओं और बौद्धों तथा जैनों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। नालंदा को पुनर्जीवित करने के अलावा पर्यटन केंद्र के रूप में इसका विकास करना तथा नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली स्वरूप तक ले जाना है। उड़ीसा के प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों, स्मारक, शिल्पकार, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तट के विकास के लिए सहायता, जो इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना का संचालन तथा बुनियादी संसाधन और प्रोटाइम विकास के निधि। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 1,000 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। 11 लाख करोड़ के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित नवाचार और अनुसंधान। आगे देखते हैं, ग्रामीण एवं शहरी संबंधी कार्यवाही। सभी भूमियों के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का भू आधार होगा। भूकर मानचित्रों का डिजिटलीकरण होगा। भूमि रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। अन्य प्रावधान क्या है देखते हैं। NPS वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा अंशदान हेतु एक योजना होगा। डेटा शासन, डेटा और सांख्यिकी के संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार होगा। नई पेंशन योजना NPS एक ऐसा समाधान तैयार किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करेगा, आम नागरिकों की सुरक्षा करेगा और राजकोषीय विवेक बनाए रखेगा। अब बहुत इम्पोर्टेंट है UPPCS के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2024 और 25। अब उत्तर प्रदेश का अब हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024 और 25। देखिए, आगामी UPPCS और UPRO के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश 2024-25 में बजट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ भी सकता है एग्जाम में, किसने यह पारित किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना ने 5 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। किसने भाई? सुरेश कुमार खन्ना ने 5 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सुरेश खन्ना ने यह लगातार 8वीं बार पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार? 8वीं बार पेश किए हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट है। प्रस्तुत बजट का आकार, मतलब प्रस्तुत बजट का आकार क्या है देखते हैं। यह आकार है 7,36,437.71 करोड़ रुपया, या ऐसे आप याद कर सकते हैं इसमें 7,36,437 दशमलव नियर अबाउट मत याद करिएगा, लगभग आप याद कर लीजिएगा 7
36,437 करोड़ रुपये का यह प्रस्तुत बजट का आकार था। बजट में नई योजनाएं भी शामिल थी। कितने रुपये खर्चा हुआ? 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं का इसमें शामिल किया गया। केंद्रीय क्षेत्र क्या था? युवा, महिला, किसान एवं गरीबी का उत्थान। देखिए, इससे पहले हम केंद्रीय बजट पढ़े, वहाँ पर भी महिला, किसान, गरीबी, युवा के क्षेत्र के विकास के बारे में किया गया था। ठीक है, और उसका थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSD। देखिए वहाँ पे GSD, वहाँ पे क्या था? देखिए यहाँ GSD, ESD मतलब होता है वहाँ पे GDP था, यहाँ पे GSD मतलब होता है स्टेट जो आपका होता है वह लेवल का है। वहाँ पे ऐसा नहीं, तो वहाँ GDP था। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पादन इसको कहते हैं। कितना है? अनुमान कितना है? 24,99,076 करोड़ रुपया। 24,99,076 करोड़ रुपया अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितना है? 3.46%। अच्छा आप बताइएगा उसका राजकोषीय घाटा कितना था? जो सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा, उसका राजकोषीय घाटा था 4.9%। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका राजकोषीय घाटा कितना है? उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है? 3.46%, मतलब 86,531 करोड़ रुपया। व्यय, व्यय मतलब खर्च करना है, ऋण चुकौती को छोड़कर कितना है भाई? 6,96,692,632 करोड़ रुपया। प्राप्तियां, प्राप्तियां कहाँ से करता है? यह प्राप्तियां कहाँ से करता है देखते हैं। उधार को छोड़कर, प्राप्तियां मतलब उधार छोड़कर 6,10,101 करोड़ रुपया। राजस्व अधिशेष GSDP 3%। ठीक है, अब देखिए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बजट में धन आवंटित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को बजट में धन आवंटित करती हैं। देख लेते, शिक्षा में कितना करती है? 76, लगभग याद करिए 76,000 करोड़ रुपया। ठीक, ऊर्जा में 57,000 करोड़ रुपया, पुलिस में 39,000 करोड़ रुपया, लोक निर्माण में 34,000 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 27,000 करोड़ रुपया, नगर विकास में 25,000 करोड़ रुपया यह खर्चा करने वाली है, मतलब आवंटन करने वाली है, आवंटन कर चुकी है कह सकते हैं। शिक्षा में फिर याद करिए, सुनिए, शिक्षा में 76, ऊर्जा में 57, पुलिस में 39, लोक निर्माण में 34, स्वास्थ्य में 27, नगर विकास में 25। आगे देखते हैं, ग्रामीण विकास में 25,000 करोड़, नमाम गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। नमाम गंगे 25,710 करोड़ रुपया। पंचायती राज में बहुत इंपॉर्टेंट है, 21,197 करोड़ रुपया। भारी और मध्यम उद्योग में 21,054 करोड़ रुपया। ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं पर धन आवंटन, अब आगे देख लेते हैं। देखिए वह इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं। देखिए फिर भी एक बार सुन लेते हैं, याद रहेगा तो देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 76,000 करोड़, जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान में 21,000 करोड़, मतलब मोटा मोटी हम बता रहे हैं आपको। विधवा वृद्धा पेंशन में 12,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन में 7,575 करोड़, PM आवास योजना में 6,000 लगभग करोड़, मनरेगा में 5,000 करोड़, अमृत 2.0 में 4,500, PM ग्राम सड़क योजना में 3668 करोड़ रुपया। अब अन्य प्रावधान देखते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत प्राप्त लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपया प्रतिमाह कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। PM कन्या सुमंगला योजना को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 रुपया कर दिया गया है।
वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। प्रदेश के 117 विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के अगोती प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये, अमूल 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। प्रदेश के लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम पेंशन 1 रुपये प्रतिमाह से दर से प्रदान की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। कितना भाई? 8.32 करोड़ रुपया। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा विनिर्माण के लिए। आगे देखते हैं। अंत्येष्टि सहायता योजना के एकीकृत करते हुए नई योजना निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। तो भाई इसका नाम बदल किया गया है, निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना 2014 में चलाया गया था, उसमें 9 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश द्वारा है, जो कि प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। उत्तर प्रदेश नोएडा के जेवर सहित 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। कितना भाई? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत एकमात्र राज्य बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीव की श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 8,54,634 CCTV कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है। 03 महिला PMC बटालियन जनपद लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में स्थापित है। जनपद बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य PAC बटालियन स्थापित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियों गठित की गई है। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण हेतु 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। राजकीय उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों के साइबर क्राइम थाना संचालित करना लक्ष्य है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना 6 से बढ़ाकर 23 की गई है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है, तो बता दीजिएगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी की स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं। IIT कानपुर में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नई औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा का गठन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्य और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान वर्ष में 25 लाख से अधिक टेबलेट स्मार्टफोन के बांटे गए हैं। कितना? 25 लाख से अधिक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जोड़ने हेतु नई लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए 5 चयनित एयरपोर्ट तथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, म्योरपुर, सोनभद्र एवं सरसावा सहारनपुर के एयरपोर्ट का विकास कार्य गतिमान पर है। भारत सरकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का स्थापित विकास लक्षित है। अयोध्या एवं वाराणसी शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या वाराणसी शहर को। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की जा रही है। यथा राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता, यूपी एग्री योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना। मुख्यमंत्री खेल सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है। सहकारी चीनी मिल लिमिटेड गजरौला जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी के बढ़ाकर 4900 टीडीसी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए 1 लाख लीटर प्रतिदिन इथेनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति भी है। पिपराइच एवं मुडेरवा में स्थापित 500 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिलों में 2700 मेगावाट की बिजली उत्पादन संयंत्र तथा सल्फरलेस शुगर प्लांट की स्थापना की गई है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्सक्वा पार्क गोरखपुर में निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों के प्रोत्साहन करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किया जा रहा है। पीएम मेगा स्टूडेंट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपरेल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया जा रहा है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाने का लक्ष्य है। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी तथा राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार देखते हैं। विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में तथा देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मानदेय 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह पर प्रशिक्षण हेतु आबंधन किए जाने की व्यवस्था की गई है। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र सिंगवेरपुर आजमगढ़ के हरिहरपुर के संगीत महाविद्यालय तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना की जा रही है। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए
नई योजना संत रविदास नगर शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक एक नए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए। उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रमुख योजनाएं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना UPMYUVA योजना, इसमें क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्याज जो दिया जाएगा मुक्त लोन दिया जाएगा, मतलब उसका ब्याज उस पर नहीं लगेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थी सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर चुके युवा का यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नत अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षित लाभार्थी का लाभान्वित होंगे। यह मिशन प्रत्येक वर्ष 1 लाख इकाइयों को वित्त पोषित करेगा, जिससे आगामी 10 वर्षों में 1 मिलियन इकाइयों को सीधे लाभ मिलेगा। उद्योग और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजना लागत वाली सूक्ष्म इकाइयाँ प्राप्त होगी। हॉट कुक्ड मील योजना, इस योजना के माध्यम से हर बच्चों को हर दिन 70 ग्राम तक गर्म पकाया हुआ भोजन दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य की आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल तक की उम्र तक के बच्चों को पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत 3401 आंगनवाड़ियों की आधारशिला रखी जाएगी। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस अभियान का उद्देश्य छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम का विषय लिंग समानता, प्रत्येक छात्र के लिए समान अवसर प्रदान करना, देखभाल और समर्थन परिवारों, घरों, स्कूलों, खेल, कैरियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं, समुदाय और सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक बच्चों के लिए एक चैंपियन बनना रखी गई है। पावर एजेल और बाल सांसद के नेतृत्व में यह अभियान 25 नवंबर तक सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी स्कूल में दैनिक गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। सवेरा योजना, अगला आपका योजना है सवेरा योजना। प्रयागराज पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 112 के माध्यम से जरूरत के समय में त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना में शामिल पुलिस कर्मियों की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों के घरों पर नियमित सुरक्षा जांच करना है। अगला आपका है उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक नीति 2024। पहला है, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2024 के लिए बायोप्लास्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक के स्थायी विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नीति का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण और कार्बन फुटप्रिंट को कम तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं के विकास को समर्थन देना है। नीति की मुख्य विशेषताएं, सब्सिडी, हेडिंग है सब्सिडी। कम से कम 1000 करोड़ रुपए के निवेश करने वाली कंपनियों को 7 वर्षों के लिए उनकी पूंजी पर 50% सब्सिडी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। SGST प्रतिपूर्ति, कंपनियों को 10 वर्षों के लिए SGST की 100% क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। शुल्क मुक्त बिजली,
कंपनियों को 10 वर्षों तक शुल्क मुक्त बिजली मिलेगा। स्टाम्प ड्यूटी में छूट, जो कंपनियों पॉलिसी की अंतिम तिथि से 1 वर्ष पहले या बाद में लेन देन करती है उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगा। अनुसंधान एवं विकास समर्थन, नीति अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को समर्थन देगी जो नए बायोप्लास्टिक सामग्री और अन्य उद्योगों पर केंद्रित होगी। स्टार्टअप और एमएसएमई समर्थन, नीति स्टार्टअप और एमएसएमई को बायोप्लास्टिक मूल्य श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। रोजगार सृजन, इस नीति से 2000 से अधिक रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। लोकसभा का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम में जरूर प्रश्न आएगा। क्या है हेडिंग? अगला हेडिंग है लोकसभा का चुनाव परिणाम 2024। लोकसभा का चुनाव 4 जून को घोषित हुआ। कहाँ भाई? 4 जून को घोषित हुआ। परिणामों के साथ 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। कौन सी भाई? 18वीं लोकसभा। पूछ सकता है एग्जाम में कौन सी लोकसभा थी, तो 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। 7 चरण में संपन्न हुई यह प्रक्रिया। इन चुनावों में लगभग 642 मिलियन मतदाताओं ने भागीदारी की। कितना भाई? 642 मिलियन मतदाताओं ने भागीदारी की। हालांकि इस बार के आम चुनाव में कुल वोटर टर्नआउट 2019 के चुनाव तुलना में 1.61% की कमी रही। कितना भाई? 1.61% की कमी रही। आगे देखते हैं। परिणाम के मुख्य बिंदु, इस बार के लोकसभा चुनाव में 74 महिलाएं चुनी गई, जो लोकसभा का केवल 13.6% हिस्सा है, जबकि 2019 की लोकसभा में 78 महिलाएं निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंची थी। इस बार पश्चिम बंगाल से लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधि चुनी गई है। इस बार के लोकसभा चुनावों में 642 मिलियन